नोटबंदी। जी हां, आज ही के दिन, आज से एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा विस्फोटक फैसला लिया था जिसकी वजह से पिछले 365 दिनों तक लगातार नोटबंदी पर बातचीत होती रही। एक ऐसा शब्द जिसे आम हिंदुस्तानी जानता भी नहीं था, वो शब्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान लाइन में खड़ा रहा, लेकिन किसी ने उफ तक नहीं की। एक ऐसा फैसला जिसे लेकर सरकार और विपक्ष के दावे अलग अलग हैं। सरकार इसे एंटी ब्लैक मनी डे के तौर पर मना रही है, तो विपक्ष ने इसे काला दिवस मनाया। सरकार के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने। तो आइए सबसे पहले सरकार के तर्क देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के नजरिए से पिछले एक साल में आम हिंदुस्तानियों को क्या मिला है। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ठीक एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 के नोट को बंद कर काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान किया था। एक साल बाद भी सियासी बहस इसी सवाल पर टिकी है कि नोटबंदी से देश को क्या मिला। नोटबंदी के एक साल बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो जारी कर नोटबंदी के फायदे देश को गिनाए। देश ने भी ठान ली थी, काले धन के खिलाफ जमकर लड़ना है। हमने अर्जुन की तरह लक्ष्य साधा और छोटी मोटी परेशानियों को अनदेखा किया। आखिरकार काला पैसा निकला, जेबों से निकला, अलमारियों से, ड्रॉरों से निकला। 7 मिनट और 13 सेकंड के वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के तमाम फायदे गिनाए हैं। नोटबंदी के चलते देश में जमा काला धन बैंकों में लौट आया है। सरकार के पास उन लोगों के नाम मौजूद हैं जिनके पास काला धन था। 23 लाख बैंक खातों में जमा 3.68 लाख करोड़ की राशि जांच के घेरे में है। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में 75% की कमी आई है। नक्सलवाद में भी 20% की गिरावट देखने को मिली है। जाली नोट और ड्रग्स के धंधे को भी बड़ा झटका लगा है। बेनामी संपत्ति पर भी सरकार ने वार किया। पलंग के नीचे से निकला, दीवार के पीछे से निकला, इस तरह कोने कोने, चप्पे चप्पे से काला धन निकला। गरीबों की नींद हराम नहीं हुई, ईमानदार लोगों को सदमा नहीं लगा, क्योंकि साधारण लोगों के पास काला धन नहीं था। उनके पास तो अब भरोसा था कि हमारे लिए एक ईमानदार सरकार लड़ रही है। पर असली काम तो नोटबंदी के बाद शुरू हुआ। इतना ही नहीं, नोटबंदी के कई और फायदे भी वीडियो के जरिए देश को बताने की कोशिश की गई है। जयपुर में सुरेश प्रभु, मुंबई में नितिन गडकरी, बेंगलुरु में प्रकाश जावड़ेकर, अहमदाबाद में पीयूष गोयल, चेन्नई में निर्मला सीतारमण, चंडीगढ़ में मुख्तार अब्बास नकवी, हैदराबाद में अनंत कुमार, लखनऊ में स्मृति ईरानी, भोपाल में रविशंकर प्रसाद और कोलकाता में जयंत सिन्हा समेत मोदी सरकार के दूसरे मंत्रियों ने देश को नोटबंदी के फायदे गिनाए। प्रधानमंत्री मोदी जी एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखना चाहते हैं, काले धन पे प्रहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरा देश और दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सराहना कर रही है। अगर आज इंडस्ट्री के आंकड़े ही देखे जाएं, तो ये ध्यान में आता है कि गत एक वर्ष में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, मोबाइल ट्रांजैक्शंस को अगर आप देखें तो उसकी वॉल्यूम 218% बढ़ी है। अगर आप डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस को देखें तो इंडस्ट्री के आंकड़े हैं कि उसकी वॉल्यूम 103% बढ़ी है। नोटबंदी के दिन को बीजेपी नेता काला धन विरोधी दिवस के तौर पर मना रहे हैं और ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं वो काले धन के खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रहा सरकारी पक्ष, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम सब भरोसा करें सरकार पर और ये माने कि सरकार ने जो फैसला आज से एक साल पहले लिया वो हम सब की बेहतरी के लिए है।
लेकिन क्या वाकई में यही सच है? इसके पर विचार और विवेचना बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आइए आज वो नहीं करते हैं। आज जरा आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ तमाम विपक्षी दलों ने कैसे नोटबंदी को आज काला दिवस के तौर पर मनाया। कैंडल मार्च निकाले गए, तरह तरह की यात्राएं निकाली गईं। कुल मिलाकर लबोलवाब ये कि विपक्ष के हिसाब से नोटबंदी एक ऐसा फैसला है जिसने देश की जड़ें हिलाकर रख दी हैं, अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है और सरकार ने आम लोगों को कुछ ऐसी मुश्किलों में जबरदस्ती झेला और झिलवाया जिसकी आवश्यकता कतई नहीं थी। अगर चिदंबरम की माने तो हमारे देश ने अब तक तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का नुकसान झेला है। कुल मिलाकर देखा जाए, विपक्ष की पार्टियां ये चाहती हैं कि हम भरोसा करें उन पर और सरकार चाहती है कि हम भरोसा करें उन पर। भरोसा हम सभी को करना है, लेकिन आइए जरा विपक्ष की दलीलों को भी एक बार देख लेते हैं। जो नोटबंदी जो थी वो बिल्कुल गलत डिसीजन था। बिना सोचे समझे वो डिसीजन लिया गया, बिना किसी से पूछे लिया गया और उससे आपको पहला जबरदस्त झटका लगा। नोटबंदी को लेकर सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं, तो कहीं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात की धरती से नोटबंदी के फैसले पर प्रहार किया। नरेंद्र मोदी जी ने पैसा डाला? कोई है यहां पे? आप मुझे बताओ। स्ट्रैटेजी उनका कहना था कि लाखों करोड़ रुपए वापस नहीं आएंगे, सबका सब पैसा वापस आ गया। एक्चुअली नोटबंदी क्या थी? नोटबंदी हिंदुस्तान के सब चोरों के काले धन को सफेद करने की स्ट्रैटेजी थी। तो जब व्यक्ति गलती करता है, उसमें इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होनी चाहिए कि जिन लोगों ने उन पे भरोसा किया उनको कह दे हाँ मैंने गलती की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प की भी तस्वीरें सामने आईं। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को घेरने के लिए पूरा जोर लगा दिया। विरोध के नाम पर विपक्षी पार्टियों के अलग अलग अंदाज भी नजर आए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता भी सड़कों पर उतरे, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर हैंडल को ब्लैक कर विरोध प्रदर्शन किया। गलती भाजपा कर चुकी है। मुझे लगता है कि अब इस देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से डमाडोल होकर के एक नेगेटिव दिशा में बढ़ी है, देश के प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगना चाहिए। जाहिर है विपक्ष ने 1 साल पहले से नोटबंदी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। नोटबंदी को विपक्ष सरकार को घेरने के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहा है और नोटबंदी की सालगिरह के दौरान विपक्ष ने इस बात को न केवल साबित किया बल्कि इस मुद्दे पर विपक्षी एकता भी नजर आई। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा किस तरह से सरकार हमें कुछ विश्वास दिलाना चाहती है, विपक्ष हमें कुछ और एहसास दिलाना चाहता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं हमसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन जहां नोटबंदी की जबरदस्त सियासत चल रही है, वहां एक 80 साल के बुजुर्ग नंदलाल की तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल राहुल गांधी ने नंदलाल नाम के एक बुजुर्ग की तस्वीर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा, लेकिन राहुल गांधी का यह दाव जरा उल्टा पड़ गया। मीडिया कैमरों में नंदलाल को जब खोजा गया तो वो नोटबंदी के समर्थन का बयान देते नजर आए। अब क्या कहा जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सियासत में तस्वीरों की एक अपनी ही कहानी होती है। राहुल गांधी ने भी एक तस्वीर के जरिए नोटबंदी पर सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। नंदलाल नाम के शख्स की तस्वीर का इस्तेमाल कर शायराना अंदाज में हमला किया गया। ट्वीट में लिखा था, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। राहुल ने इस तस्वीर के जरिए नोटबंदी के दौरान आम आदमी की मुसीबतों का जिक्र करना चाहा, लेकिन एक तस्वीर को पोस्ट करना राहुल गांधी के लिए किरकिरी का सबब बन गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब अपने ही अंदाज में दिया। ताउम्र गरीबों की झूठी तस्वीरों से गुमराह कर सत्ता हथियाते रहे। झूठे आंसू, झूठी तस्वीरों के पीछे से
देश को छलना अब और मुमकिन नहीं। असली चेहरा कांग्रेस का बेनकाब हुआ। अब नए भारत का आगाज हुआ। दरअसल नोटबंदी की सालगिरह पर नंदलाल की तस्वीरें मीडिया की सुर्खियां यूं ही नहीं बनी। नंदलाल तब भी सोशल मीडिया पर छाए थे जब पूरा देश नोट के लिए कतारों में लगा था। नोटबंदी के दौरान बुजुर्ग नंदलाल की तस्वीर वायरल हुई थी। पैसे न मिलने पर बुजुर्ग नंदलाल फूट फूट कर रोने लगे थे। 80 साल के नंदलाल आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि नंदलाल अपनी पुरानी तस्वीर पर सियासत के खेल से हैरान रह गए। नंदलाल मीडिया के कैमरों के सामने आए। 80 साल के बुजुर्ग ने नोटबंदी के फैसले को सही बताया। जो गवर्नमेंट भी आए उसका इस्तेमाल करता हूँ और जो गवर्नमेंट आए मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ और मरते दम तक करूँगा इस्तेमाल। अच्छा, ये जो सरकार ने नोटबंदी की थी इससे कोई नुकसान हुआ पब्लिक को? आपको क्या लगता है? मैं तो कहता हूँ कि फायदा हुआ। वक्त के साथ मुद्दे ही नहीं बदलते बल्कि उन्हें देखने का नजरिया भी बदलता रहता है। ये बात नेताओं को भी बखूबी समझनी चाहिए। किसी व्यक्ति की मुसीबत, परेशानी या उसके ख्यालात को अपनी सियासत का हिस्सा बनाने से पहले एक बार पूछना तो चाहिए, ऐ बंदे बता तेरी रजा क्या है। राहुल गांधी ने एक फोटो ट्वीट कर नोटबंदी को त्रासदी बताया तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर गलत तस्वीर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर कहा, राहुल गांधी झूठ फैलाकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जिस तरीके से नोटबंदी के बाद हर दिन नए फरमान आते गए, उसके बाद लगातार कंफ्यूजन बढ़ता चला गया और वही स्थिति आज जीएसटी को लेकर भी है। ऐसा लगता है कि जीएसटी के ऐसा अजूबा है हम सबके सामने जो कि रोज दिन नए पैर निकालता हुआ दिखाई देता है। कभी कारोबारी परेशान हैं तो कभी लोग। लेकिन जीएसटी के विरोध में आज जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। सूरत में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी हीरा व्यापारियों से मुलाकात करने पहुंचे। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर उनकी शिकायतों की बातों को सुना और मोदी सरकार पर जमकर हमलावर भी हुए। राहुल गांधी ने कहा जीएसटी के 5 स्लैब का काम किसी भी तरीके से सही नहीं समझ में आता। राहुल गांधी ने हीरा व्यापारियों से ये समझने की कोशिश की कि दरअसल वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, समझ रहे थे और आप देखिए कि हीरा को कैसे परखने की कोशिश कर रहे थे। ये बात अलग है कि क्या राहुल गांधी वाकई में देश के लिए हीरा हैं, ये परखने का काम जनता का है। जीएसटी का मतलब पूरी दुनिया में वन नेशन वन टैक्स जो मोदी जी ने कहा है। इनकी जीएसटी, ये जो 5 अलग अलग टैक्सेस हैं, ये जबरदस्त नुकसान करे। इन्होंने भी मुझे बताया यहाँ पे कि जीएसटी ने और नोटबंदी ने इनको खत्म कर दिया है, टांग तोड़ दी है। उनके शब्द हैं, टांग तोड़ दी। 5 लेयर्स की जीएसटी नहीं चल सकती है। 18% का कैप कहा था हमने, वो नहीं रखा, उससे नुकसान हो रहा है। सिंपल बात है, जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। प्लीज कृपया करके एक जीएसटी 18% वहां पे इसको रोकिए और उसके बाद ये जो 3-4 आप फॉर्म भरवा रहे हैं ये आप कृपया करके मत करवाइए, छोटे लोग मर जाएंगे। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है जो हम अपने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के दर्शकों के लिए खास करके प्रदर्शित कर रहे हैं। दिल्ली में जहरीली हवा पर केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी जारी हुई है कि सांस लेने में अगर आपको तकलीफ हो या घर में आप रह रहे हो और बच्चे भी घर में रहें तो बेहतर होगा। मॉर्निंग वॉक के लिए दिल्ली में बाहर मत निकलिए और उन तमाम जगहों से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए जिसके जरिए आप अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपकी सांस फूल रही है या इस तरह की बातें हैं तो पानी और तरल पदार्थ ज़्यादा पीजिए। धूल वाले इलाकों में मत जाइए। ये है सरकार का नोटिस जो अभी आपके सामने हम पढ़कर बता रहे हैं। दरअसल यही एडवाइजरी लगातार तमाम डॉक्टर्स भी आपके सामने रख रहे हैं। अब आइए ज़रा एक बार फिर वापस चलते हैं गुजरात की राजनीति पर। गुजरात में इन दिनों राहुल गांधी का एक जुमला वाकई में ऐसा छा गया है कि लोग उसे वाह वाह करते दिख रहे हैं और वो है जीएसटी को राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स बताया था। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता
इस जुमले को लेकर इतने उत्साहित हैं कि गुजरात में गब्बर सिंह टैक्स के जबरदस्त पोस्टर लगाए जा रहे हैं। गुजरात में जीत चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, जिस बड़े दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपने इस गढ़ को बचाना पड़ रहा है, वो ये प्रदर्शित करता है कि गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं है। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का अटैक जारी है। पहले गब्बर सिंह टैक्स के नारे के साथ हमला किया गया, तो अब पोस्टर वॉर के जरिए बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश हो रही है। सूरत में जीएसटी के खिलाफ नए पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टरों पर लिखा है, गब्बर मैं आ रहा हूं। साथ ही ये भी लिखा है कि सूरत वालों ने पागल विकास के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। ये डायलॉग सुनकर आपको फिल्म शोले की याद आ गई होगी। इस बार गुजरात चुनाव में बीजेपी का किला ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस कुछ फिल्मी अंदाज के पोस्टर और डायलॉग्स का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। सन 1975 में एक फिल्म आई थी शोले। इस शोले के डायलॉग और इस शोले के जो सीन है वो 42 साल के बाद आज भी लोग नहीं भूले हैं, राजनेता भी नहीं भूले हैं। इसलिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जब जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया, तो उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी तरह से आमादा है कि अपना जो जीएसटी के खिलाफ का आंदोलन का ताना बाना इसी फिल्म और इसी फिल्म के जो अदाकार हैं उनके तरफ बुनाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूरत में ये गब्बर सिंह की जो बातें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। शोले का जो ठाकुर है वो कह रहा है कि सूरत वालों ने पागल विकास के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। सूरत में राहुल के दौरे वाले दिन संजीव कुमार के नाम पर बने ऑडिटोरियम और इसके आसपास पोस्टर लगाए गए। फिल्म शोले के ठाकुर का किरदार निभाने वाले संजीव कुमार की तस्वीर के साथ जीएसटी को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा गया। इससे पहले भी राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता चुके हैं। जीएसटी के विरोध का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी जब सूरत पहुंचे तो इस बार भी नोटबंदी और जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर तल्ख प्रहार किया। लेकिन तंज के इस अंदाज का अंजाम क्या होगा, इसके लिए तो चुनावी नतीजों के रिलीज की तारीख तक इंतजार करना होगा। जीएसटी के खिलाफ की जो मुहिम है कांग्रेस ने शोले के इस फिल्म के डायलॉग और जो कैरेक्टर है उसके साथ बुनी है। कांग्रेस को आशा है कि इससे वो लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंच जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, सूरत। हम सब मानते और जानते हैं कि अगर आज हम अपने देश में सुरक्षित महसूस करते हैं तो हमारी पुलिस की वजह से। लेकिन क्या वाकई में हमारे देश की पुलिस काम करती है? 2 महीने पहले प्रद्युम्न मर्डर मामला सामने आया था और उस वक्त पुलिस ने अपनी जांच में जो बातों और तथ्यों को सामने रखा था, आज सीबीआई ने उन तथ्यों को सिरे से बिल्कुल उलट दिया है। सीबीआई ने जो अब तथ्य सामने रखे हैं, सुबह से लेकर शाम होते होते उसे भी 2 बार पलट दिया। ऐसा लगता है जैसे कि जांच के नाम पर हमारे देश में कहीं कुछ है ही नहीं। अचानक सीबीआई ने एक निर्दोष से दिखने वाले 11वीं के छात्र को आरोपी बनाकर सामने प्रस्तुत कर दिया, उसे 3 दिन के रिमांड में भी ले लिया और अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार सीबीआई करना चाहती है तो क्या करना चाहती है। बड़ी अजीब स्थिति है हमारे देश में किसी भी तरह के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की। न तो आज तक आरुषि हत्याकांड के हत्यारे का पता चल पाया और न ही ऐसा लगता है कि प्रद्युम्न हत्याकांड का भी कोई हत्यारा पता लग पाएगा। गुरुग्राम के प्रद्युम्न मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश हुआ तो लोग हैरान रह गए। देश को झकझोर कर रख देने वाले इस हत्याकांड में सीबीआई ने कातिल को पकड़ने का दावा किया है। कातिल कोई और नहीं बल्कि स्कूल का ही 11वीं का छात्र बताया जा रहा है। मासूम के संदिग्ध कातिल को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आज सीबीआई ने 6 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने उसको डिक्लाइन करके 3 दिन की दी है और 3 दिन बाद सैटरडे को उसको दोबारा प्रोड्यूस किया। 10 बजे से 6 बजे तक और सीबीआई को डायरेक्शन दी है 10 से 6 के बीच में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और शाम को उसको वेलफेयर होम में। सीबीआई ने हत्या के मकसद को लेकर 2 बड़े दावे किए हैं। हत्या की पहली वजह पेरेंट्स मीटिंग को टालना चाहता है कत्ल का आरोपी छात्र। हत्या की दूसरी वजह परीक्षा से भी डरा हुआ था आरोपी छात्र। जांच एजेंसी के मुताबिक वारदात वाले दिन आरोपी छात्र स्कूल में चाकू लेकर पहुंचा था। मौकाए वारदात पर मिले सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केस को सुलझा लेने का बड़ा दावा कर रही है।
After thorough investigation based on scientific evidence, including inspection of scene of crime, forensic analysis, analysis of CCTV footage, analysis of various call records, and questioning of several persons, CBI apprehended the said student. हालांकि सीबीआई के दावे को आरोपी के पिता सिरे से खारिज कर रहे हैं और अपने बेटे को फंसाए जाने की बात कर रहे हैं। जो ये पहले बच्चा जो एक्सपायर हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, उसके भी साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन ये किसी दूसरे बच्चे के साथ नाजायज हो, ये भी बहुत गलत है। मेरे बच्चे ने नहीं किया, मेरे बच्चे ने माली को बताया, टीचर्स को बताया देखते ही बच्चे को, और पूरे दिन स्कूल में रहा है, पेपर दिया है बच्चे ने, कहीं पर भी एक सिंगल स्पॉट मेरे बच्चे के कपड़ों पे नहीं था। 8 सितंबर 2017 को प्रदुम का खून से लथपथ शव स्कूल के टॉयलेट में मिला था। 7 साल का प्रदुम गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास का स्टूडेंट था। प्रदुम के माँ बाप ने सीबीआई के खुलासे पर संतोष जाहिर किया है। सीबीआई ने अगर उस बच्चे को सामने लाया है तो उनके पास जरूर पुख्ता सबूत होंगे, तभी वो मतलब उस बच्चे का नाम ले रही है। जो बच्चा है उसने वो 16 साल से ऊपर का है, तो कहीं ना कहीं उसका ब्रेन मैच्योर है, मुझे लगता है। हम जरूर मतलब बोर्ड के सामने जाएंगे और उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस मामले को एज अ नॉर्मल केस ट्रीट किया जाए। शुरुआत में इस केस की जांच गुरुग्राम पुलिस को सौंपी गई, जिसने स्कूल के कंडक्टर अशोक को हत्या का आरोपी बताते हुए जेल भेज दिया। अब सीबीआई के खुलासे के बाद कंडक्टर की पत्नी ने बड़ी राहत महसूस की है। क्या तो जब ये जब कोई सही मोड़ आएगा, अभी तो यही दिखा रहे हैं भाई, ये मानते कि हमारे बंदे ने कुछ नहीं किया, मेरे अशोक ने कुछ नहीं किया। मैं यही कहती, जेबर भी मिल के आई हूँ उसे, उसने कुछ नहीं किया, दावे के साथ कह सकती हूँ। वो तो मार पिटाई थे पुलिस वालों ने, हम वाली तो मार का आगे तो भूत भी नाचे। स्कूल में स्टूडेंट की बेरहमी से हुई हत्या के बाद पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा था। देश के कई शहरों में इस हत्याकांड के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। हंगामा इतना बढ़ा कि रियान इंटरनेशनल स्कूल कई दिनों तक बंद रहा था। जनता के गुस्से के आगे झुकते हुए हरियाणा सरकार ने हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। पहले हरियाणा पुलिस ने एक सामने थ्योरी रखी, अब प्रद्युम्न हत्याकांड में सीबीआई दूसरी थ्योरी सामने रख रही है। लेकिन क्या ये थ्योरी सही साबित होगी, इसका पता तो ट्रायल के समय ही लग पाएगा।